नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम बात करने वाले संविधान के भाग 1 और भाग 2 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, इसके अनुसार जो भारत है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 1 है ना, इस आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है, इस आर्टिकल 1 में पहली चीज तो ये कही गई है दोस्तों कि जो भारत है ना, ये भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। ये बात आर्टिकल 1 में कही गई। अब ये जो आर्टिकल 1 है ना, इसमें एक और बात कही गई है दोस्तों कि जो भारत है इसके दो नाम रहेंगे, एक तो भारत और एक इंडिया। ये दोनों जो नाम है ये किसके रहेंगे, तो ये भारत के नाम रहेगा और भारत राज्यों का संघ है। ये बात आर्टिकल 1 में कही गई है। अब इस आर्टिकल 1 में एक और बात ये कही गई है कि भाई जो भारत है ये राज्यों से मिलकर एक संघ बना रहा है, तो कोई भी राज्य जो है ये भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये भारत के संविधान में स्पष्ट बात लिखी गई है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये संविधान में लिखी गई बात है और ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान के निम्नलिखित में से कहां पर भारतीय संसद नए राज्य बनाने का अधिकार है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो आर्टिकल 3 जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 3, इसमें भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है। ये अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दो तीन चीजें यहाँ पर मैं आपकी क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें ना संविधान के भाग 1 की, तो ये जो संविधान का भाग 1 है ना, इसमें अगर आपसे पूछे कितने आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद आते हैं, वो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में आते हैं। संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल आते हैं और इसका नाम क्या है, तो संघ वहां राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या है, तो संघ वहां राज्य क्षेत्र जो है ये संविधान के भाग 1 का नाम है। संविधान के भाग 1 का नाम है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टिकल 1 है इसमें भारत के दो नाम बताए गए कि भारत वहां इंडिया। भारत वहां इंडिया, भारत के दो नाम रहेंगे। पहली चीज ये लिखी गई। दूसरी बात इसमें ये बताई गई कि भारत जो है ये भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। ये भी आर्टिकल 1 में बताया गया और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 की हम बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया, तो आर्टिकल 2 में लिखा गया नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश। अब नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है भाई, नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है, तो मान लो ये आपका इंडिया है, ये आपका क्या है, इंडिया है, और यहाँ पर आपका क्या है, पाकिस्तान है। अब इंडिया ने मान लो पाकिस्तान पर अटैक किया और ये वाला भूभाग जीत लिया और इस वाले भूभाग को कहाँ पर शामिल कर लिया अपन ने, इंडिया में मिला लिया। तो ये क्या बन गया, तो नया राज्य बन गया भारत का। तो नए राज्य को किसी भी अन्य देश का भूभाग भारत में मिलाना नए राज्यों का प्रवेश होता है। और वो बात किसमें की गई, तो वो आर्टिकल 2 में की गई। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 की हम बात करें दोस्तों, तो जो आर्टिकल 3 है ना, इसमें क्या बताया गया, तो आर्टिकल 3 में बताया गया कि राज्यों का गठन, राज्यों का गठन, उनका जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये बात किसमें बताई गई, तो ये आर्टिकल 3 में बताई गई। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि मान लो भारत में कोई नए राज्य का गठन करना है। नए राज्य का गठन कैसे, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था, तो वो किसके तहत किया गया था, तो आर्टिकल 3 के तहत। जो राज्य है उसके क्षेत्र में कम ज्यादा घटाना बढ़ाना है वो काम कर सकते हो, राज्य का नाम बदल सकते हो। तो ये सब किस, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 3 में लिखा गया। उसके बाद में जो आर्टिकल 4 है दोस्तों, ये आर्टिकल 4 आपसे क्या कहता है, तो आर्टिकल 4 आपसे ये कहता है कि आप अगर आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन कर रहे हो, आर्टिकल 2 वहाँ 3 में जो भी परिवर्तन हो रहा है ना, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसके तहत होगा, तो वो आर्टिकल 4 के तहत होगा। और अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन करोगे तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। समझ, वो बात को समझना कि
कि मान लो भारत ने किसी क्षेत्र को हड़प लिया है, किसी क्षेत्र को जीत लिया है, तो इसके लिए उसको भारत का राज्य अगर बना रहे तो उसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आर्टिकल 4 के तहत होगा। मान लो नए राज्य का गठन कर रहे या राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे, तो ऐसी स्थिति में भी हमें संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। सीधा सीधा आर्टिकल 4 में ये बात लिखी गई कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करेगा ना, वो मैं आर्टिकल 4 कर देगा, उसके लिए आपको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो कि मान लो कोई भी दूसरे देश से हम किसी राज्य को भारत में शामिल कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हम आर्टिकल 4 के तहत वो काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो इंडिया से कोई भी क्षेत्र अपन किसको दे रहे हैं, तो इंडिया से कोई भी क्षेत्र दूसरे देश को दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में याद रखना है दोस्तों, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था और भारत के कुछ क्षेत्र अपन ने बांग्लादेश को दिए थे, तो ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन होगा। तो देखो, दूसरे देश से कोई क्षेत्र ले रहे तो संविधान संशोधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत से कोई क्षेत्र दूसरे को दे रहे तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये 5 मिनट का भाग 1 का क्विक रिवीजन था। पूरा भाग 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया कुछ समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है। अब ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मान लो भारत में नया राज्य बन रहा है, भारत में क्या हो रहा है, नया राज्य बन रहा है। अगर मान लो कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे, मान लो उसके क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर रहे, तो इसकी शक्ति किसके पास है, तो इसकी शक्ति संसद के पास है दोस्तों, संसद के पास इसकी शक्ति है। और आप सभी जानते हो कि संसद में कौन कौन आता है, तो एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक आपकी लोकसभा हो गई, और एक आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा, ये 3 लोग आपके किस में आते हैं, तो संसद में आते हैं। तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों के गठन कर सके, क्षेत्र में परिवर्तन करे, सीमा में परिवर्तन कर सके, ठीक है। अगला, भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, जब अनुसूचियों के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, तो मैंने स्पष्ट आपको ये बताया था कि अगर भारत में कोई भी नया राज्य बना रहे, उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर रहे, तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। देखो, भाग 1 समाप्त हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है ना, ये संविधान के कौन से भाग में, तो संविधान के भाग 2 में है। संविधान के कौन से भाग में, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान के भाग 2 में कितने आर्टिकल है, तो याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, ये संविधान के भाग 2 में है। 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, ये भाग 2 में आते हैं। फिर बात करें कि जो नागरिकता संबंधित उपबंध है, ये अपन ने कहाँ से लिए, तो याद रखना है दोस्तों, ये अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिए। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता के उपबंध लिए है, और आर्टिकल 5 से 11 तक है और भाग 2 है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। मैंने आपको ये बताया कि भाई अपन ने जो नागरिकता संबंधित प्रावधान लिए, वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। और ब्रिटेन से लिए तो भारत की नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है, मतलब एक देश एक नागरिकता। जबकि हम बात करें ना दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या होता है, तो अमेरिका जो देश है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब क्या होगा कि आपके पास राज्य की नागरिकता अलग होगी और आपके पास देश की नागरिकता अलग होगी। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि आपके भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है। एक देश एक नागरिक और एक वोटर ID कार्ड आपका बनता है। अगला, भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अब देखो, जन्म के द्वारा भारतीय नागरिकता, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, लेकिन बैंक में धन जमा करके कभी भी आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये चीज समझो। तो ये चीज आपको समझने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है, ये भारतीय नागरिकता अधिनियम आपको समझना पड़ेगा। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है दोस्तों, ये कब आता है, तो ये 1955 में आता है। 1955 में आता है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आता है और ये बात कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना हो,
तो वो 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। कितने इसके तहत कितने आधार पर भारत का नागरिक बन सकते हैं? तो 5 तरीके से हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला तरीका क्या है भाई? तो पहला तरीका ये है कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, तो जन्म अगर भारत में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा भाई? तो दूसरा तरीका होगा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या? तो मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत में जन्मे हो, तो फिर वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा तरीका क्या होगा भाई? तो तीसरा तरीका पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा कैसे होगा? तो पंजीकरण के द्वारा ऐसे होगा कि मान लो कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों से भारत में रह रहा है, क्या कर रहा है? 7 वर्षों से लगातार वो भारत में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पंजीकरण करवाएगा और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा तरीका क्या होगा साहब? तो चौथा तरीका होगा देशीकरण से। कैसे? देशीकरण से। देशीकरण का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो देशीकरण का मतलब ये होगा कि पहला तो वो व्यक्ति क्या है? तो वो व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रमंडल देश का मतलब क्या होता है? तो ऐसे देश जो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य नहीं होगा, मतलब ऐसे देश जो कभी ना कभी अंग्रेजों के कब्जे में रहे, तो वो देश नहीं होने चाहिए। दूसरा देशीकरण का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो देशीकरण का मतलब ये होगा कि वो जो व्यक्ति है वो 14 वर्षों से भारत में रह रहा है, 14 वर्षों से भारत में रह रहा है, और इन 14 वर्षों में भी जो लास्ट का 1 वर्ष है, लास्ट का 1 वर्ष है या 12 महीने है, लास्ट के 12 महीने, इन 12 महीने में वो लगातार भारत में रहा, कहीं भी बाहर नहीं गया हो, तो ऐसी स्थिति में देशीकरण के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। एक पांचवा जो भाग आता है दोस्तों, ये भूभाग अर्जन आता है। भूभाग अर्जन के द्वारा, भूभाग अर्जन के द्वारा मान लो भारत का किसी देश से युद्ध हुआ और भारत ने उस देश की सीमा को हड़प लिया, तो उस देश की सीमा और उस देश में जितने भी लोग रहने या उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत के निवासी हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये चीज आती है आपकी नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके बताए भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत। ये तो नागरिकता अर्जन के तरीके हो गए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई किसी की नागरिकता समाप्त करनी है, तो समाप्त करने के कितने तरीके? तो समाप्त करने के 3 तरीके दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय नागरिकता अधिनियम ने जो नागरिकता को समाप्त करने के तरीके हैं वो कितने बताए, तो वो 3 तरीके। पहला तरीका क्या है? स्वेच्छा से त्याग दे, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसकी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो दूसरा पॉइंट होता है समाप्ति। समाप्ति, समाप्ति मतलब कहते हैं कि मान लो कोई भी व्यक्ति है उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा क्या होगा दोस्तों? तो तीसरा होगा उसका वंचित करना। वंचित करना, वंचित करना, वंचित करना क्यों? क्यों वंचित किया जाएगा? मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी दुश्मन देश का साथ दे रहा है या भारत में आतंकवादी गतिविधियों का दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो याद रखना है, नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं और नागरिकता को अर्जन करने के 5 तरीके हैं। और भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया है। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो नागरिकता से संबंधित कानून है ये कौन बनाता है, तो ये भी संसद बनाती है दोस्तों, संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा संविधान क्लियर करवाया जाएगा। भले ही अपन क्वेश्चन कम कर रहे हैं लेकिन चीजों को ज्यादा समझ रहे हैं, जो आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।